नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के मुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब उसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें शमशान बता दीजिए, हम इस बच्ची को वहाँ दफना देंगे। ऐसे दुख के समय लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गागन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया था। गागन नदी के आसपास के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि बच्ची को उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची को जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और वे हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देखकर वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उसी समय पाक बड़ा थाने में फोन कर दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह करीबन 5-6 दिन की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास ही के तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब बिना देरी किए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसका जान बच सके। फिर डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं होता। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाक बड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। क्या है इस सच्ची घटना का राज? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि राजेश अपनी बच्ची को क्यों मारना चाहता था। वह एक छोटी सी बच्ची के जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। कि क्या है इस पूरी घटना के पीछे का राज, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको इस घटना की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में बताते हैं। यह उस समय की घटना है जब राजेश अपने मूल निवास स्थान में उत्तर प्रदेश के बरेली में रह रहा था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे का जब लोग लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है, तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी करा दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चैन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश अपनी पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहाँ वे दोनों हंसी खुशी के साथ अपना जीवन चला रहे थे। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार माँ बनने पर महिला की कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को अब 7 महीने हो गए थे। फिर सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत सलाह दी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई था। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश अपनी पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट
पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 या 8.5 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर के नजरों में सही नहीं लग रहा था। ऐसी स्थिति में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहाँ 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमजोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना बहुत जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या बड़े अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। उधर इतनी कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों और वहाँ लोगों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं और बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपए जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतना पैसा नहीं था। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो, लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पैसों के बिना बात नहीं ना हो। हर जगह लोग अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। इधर राजेश अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फोन कर अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता या मदद करने के बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी स्थिति में उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में उन अस्पताल में लोगों की कही हुई वो बातें गूंज रही थी कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और बच भी गई तो विकलांग रहेगी। इन्हीं बातों से वह निराश और हताश के दौर से गुजर रहा। राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो उसकी जान बचाने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो यही है कि यह मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा इन्हीं सभी बातों के चलते उसने अपनी बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से भी बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कह दिया। उसके बाद फिर दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे लोग उस समय मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना कर आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालात में गांव वालों ने उनकी सहायता करना उचित समझा और उनके साथ गागन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन थी उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। बहरहाल उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहाँ उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालात में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी हत्या की
कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पति के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोगों ने बच्ची को लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अपने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राजेश की नियत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज एक डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार मांगी लगाई थी, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और एकदम हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के रिश्तेदारों ने और वहां उपस्थित लोगों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को उनसे छीन लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था, वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन सोच अभी भी हमारी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं की कमी नहीं आ रहा है। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएं थी, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई थी। बात 2014 की करें तो अब यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। यह कह सकते हैं कि लोगों में काफी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ कम हुआ है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि अभी भी पुरुषों की सोच को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि लोगों को जागरूक किया जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।